गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हमने ग्रामर में चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार, जिसका पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार यानी कि वर्णमाला में वर्ण को किस तरह से दो भागों में बांटा गया है, स्वर एंड व्यंजन। स्वर के बारे में हमने बात की थी और व्यंजन के बारे में भी हमने देखा था। मैंने यहाँ तक आप लोगों को वो वीडियो में दिया था कि उच्चारण स्थान और उसकी तालिका, वो भी मैंने वो वीडियो में दिया है। उसके बाद से हमारा टॉपिक बाकी था, जो मैंने कल और आज के लेक्चर में वो लाइव क्लासेस में कंप्लीट किया है। तो जो लोग वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए है ये वीडियो, जिसमें हमने देखा है आगे। जैसे हमने उच्चारण स्थान की बात की थी, तो उच्चारण स्थान में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो आवाज़ है, ठीक है, जो ध्वनि जिसे हम बोलते हैं, हम अलग अलग जो शब्द बोलते हैं, भाषा का जो उच्चारण करते हैं, तब अलग अलग वर्ण का उच्चारण करते हैं। अलग अलग ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो हमारे अलग अलग जगहों से, जैसे कुछ शब्द या कुछ वर्ण नाक से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण गले से निकल के हवा बाहर आती है तब उनका उच्चारण होता है। कुछ वर्णों का उच्चारण दांत और होठ टकराने से होते हैं और कुछ वर्णों का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। तो इस तरह से उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और वो हमने उच्चारण स्थान की तालिका में देखा था कि कौन से वर्ण कहाँ से हवा निकलने से उच्चारित होता है उनका, और इसीलिए उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे हमने देखा था टेक्स्ट बुक में कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठ्योष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य एंड नासिक्य, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद वाला टॉपिक हम अगर देखें तो हलंत चिन्ह। मैंने आप लोगों को हलंत चिन्ह के बारे में, जब हमने व्यंजन के बारे में सीखा तब भी बताया था, और हलंत चिन्ह का प्रयोग भाषा में कब होता है उसके बारे में अगर बात करें तो व्यंजन के लिए हर एक व्यंजन स्वर 11 है, उसके अलावा जो व्यंजन है जैसे क, ख, ग, ग से लेके ह, प, फ, ब, ये सारे जो व्यंजन हैं, हमने देखा है कि व्यंजन किसे कहते हैं, जब वो स्वर के साथ उसका उच्चारण होता है, जब उनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क की बात करें तो क प्लस अ होके क बनता है। तो जब हमें लिखते समय स्वर को निकालना है और सिर्फ व्यंजन को लिखना है, तब हम उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर हमारी बुक की बात करें तो जब स्वर रहित, रहित यानी बिना, जब स्वर के बिना व्यंजन का प्रयोग होता है या करना है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये था हलंत चिन्ह का नियम। दूसरा हम देखें मात्रा चिन्ह। तो मात्रा चिन्ह की अगर हम बात करें तो हमारे स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं हैं। सिर्फ अ एक ऐसा स्वर है जो अन्य वर्ण के साथ मिश्रित होके, सम्मिलित यानी उनमें मिश्रित होके हम उसका प्रयोग करते हैं। बाकी के जो स्वर हैं वो हर एक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं डिसाइड की गई है। जैसे आ के लिए हम खड़ी पाई करते हैं। अगर ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, तो हर एक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं हैं जो व्यंजन के साथ मिलके उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सम्मिलित हो जाती है। तो अलग अलग मात्रा आप सीख चुके हो, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये सारे मात्राओं का नॉलेज हमें है क्योंकि हम कई सालों से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अगर मात्राओं के और कुछ नियम देखें तो र के लिए ये नियम है हिंदी में कि अगर र के साथ छोटा ऊ आता है, ह्रस्व ऊ जिसे हम बोलते हैं, तो वो हम नीचे नहीं लगाते हैं बल्कि साइड पे उसे लिखा जाता है। जैसे आप कहीं पे भी देखना, सिंपल से एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी करेंसी यानी कि कोई भी 1 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट देखना, उसके ऊपर लिखा होगा 50 रुपया,
तो उसके ऊपर जो रू लिखा है वो आप देखना, ठीक है। वैसे ही बड़ा ऊ, वो भी हम र के नीचे नहीं लगाते, लेकिन र के बाजू में लगाते हैं, और वो छोटे ऊ से थोड़ा लंबा होता है क्योंकि वो दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ है। तो ये हुई र के लिए ऊ और ऊ की मात्रा की नियम। उसके बाद अगर हम आगे के नियम देखें तो जहाँ पे वर्णमाला में खड़ी पाई वाले जो वर्ण हैं वो वर्ण अगर हमें संयुक्त लिखने हैं यानी कि जोड़ के लिखने हैं, तो पहले वर्ण की जो खड़ी पाई है वो हट जाती है और उसके बाद वाला जो वर्ण है वो उसके साथ सम्मिलित हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा, पत्ता, कट्टा, कच्चा, प्यास, ये सब वर्ण जब हम लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो वर्ण जुड़ता है उसकी खड़ी पाई हटा दी जाती है। दूसरा उसका नियम है कि जो वर्ण में बीच में खड़ी पाई होती है, एक तो क है और एक तो फ है। अगर क और फ को जोड़ के लिखना है तो हम क्या करेंगे, खड़ी पाई के बाद वाला जो हिस्सा है वो हटा देते हैं और उसे हम दूसरे वर्ण से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है वक्त। जब हम वक्त लिखते हैं तो क आधा ही लिखेंगे, जहाँ तक खड़ी पाई है वहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पीछे का जो हिस्सा है वो कट करके त को उससे जॉइन कर देंगे। सेम वैसे ही कोफ्ता, तो फ भी यहाँ पे आधा ही आएगा और उसके बाद वाला हिस्सा त से जुड़ जाएगा। उसके बाद तीसरा नियम हम देखें तो जिन वर्णों में गोलाई होती है, ठीक है, जैसे ट, तो नीचे से राउंड होता है, ठ, ढ, ड, ह, ये सारे जो गोलाई वाले व्यंजन हैं उनमें क्या होता है, जब वो जोड़ के लिखे जाते हैं तब उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे मैं बात करूँ अड्डा, खट्टा, चिन्ह, तो ये सारे शब्द वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है और उसके बाद दूसरा वर्ण उनसे जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि कई शब्द ऐसे हैं जो हम बोलते हैं तब उनका उच्चार होता है। जैसे र की बात करें, जब हम धर्म बोलते हैं तो र का उच्चारण होता है, लेकिन जब हम धर्म लिखते हैं तो र लिखते नहीं है, लेकिन र के बदले हम क्या करते हैं, अर्धचंद्र करते हैं, रकार जिसे हम बोलते हैं। तो ये था र व्यंजन के लिए का नियम। और उसके बाद अंग्रेजी शब्द में शुद्ध उच्चार के लिए जैसे ओ है, बॉल जब हम बोलते हैं तो वो जो ओ है उसको सम्मिलित किया गया है हिंदी वर्णमाला में, और इसीलिए कई लोग हिंदी के स्वरों की संख्या 12 भी बताते हैं क्योंकि ये ओ को उसमें जोड़ा गया है। जैसे बॉल है, डॉक्टर है, हॉल है, टॉल है, टॉफ़ी है, ये जो सारे शब्द है जिनमें हम ओ लिखते हैं वो सारे अंग्रेजी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी भाषा में उनको लाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुस्वार, जिसे हम एक चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। तो अनुस्वार जो नासिकीय व्यंजन है और उसका उच्चारण नाक से होता है, और ऐसे जो शब्द हैं उसमें हम चंद्र बिंदु यानी कि एक डॉट लगाते हैं जिनको हम अनुस्वार बोलेंगे। जैसे चंदन, पंकज, अंगद, कंचन, ये सारे जो है, कंचन, ये सारे जो वर्ड हैं जिसके ऊपर अनुस्वार लगेगा। और दूसरा है अनुनासिक। अब अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु यानी कि डॉट के नीचे चंद्र जैसा रकार जिसे हम बोलते हैं आकार आता है। और अनुनासिक में क्या होता है कि जो व्यंजन है वो उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से बाहर आती है। जब हवा मुंह के साथ नाक से बाहर आएगी तब हम उसे बोलेंगे अनुनासिक, और अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं माँ, गांव, पूंछ, कुआं, तो ऐसे जब वर्ड हम बोलेंगे तब हमारे नाक के साथ मुंह से हवा निकलती है और इसीलिए इनको अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक और अनुस्वार में फ़र्क इतना ही है कि अनुस्वार में उच्चारण नाक से होता है, पंग तो नाक से आएगा,
लेकिन जब अनुनासिक बोलेंगे तो मुंह के साथ नाक से हवा निकलेगी। ये छोटा सा अंतर आपको ध्यान में रखना है। जब हम गाँव बोलते हैं तो नाक के साथ मुंह से निकलती है, लेकिन जब मैं पंकज बोलूँगी तो सिर्फ मेरे नाक में से ही हवा निकलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अनुनासिक का दूसरा एक नियम ये भी है कि शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा हो तो अनुनासिक का वो जो चंद्र है वो निकल जाएगा, सिर्फ हमें डॉट यानी कि अनुस्वार ही लगाना होगा। जैसे कुछ शब्द है कोंपल, चोंच, गोंद, ये सारे शब्द जो चंद्र बिंदु के साथ होते हैं लेकिन ऊपर मात्रा आ जाती है, इसलिए चंद्र निकल जाता है और सिर्फ बिंदु ही लगता है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र जो मैं आपको आगे सिखा चुकी हूँ, इसमें दो व्यंजन एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। उसके बाद द्वित व्यंजन, द्वि यानी दो, जब व्यंजन एक ही व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से, मतलब ट तो ट ही से जुड़ेगा, च तो च से ही जुड़ेगा। जब ऐसे व्यंजन संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, तब उनको द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, जब हम खट्टा बोले तो ट डबल बार आता है, कच्चा च डबल बार आता है, हट्टा कट्टा, हट्टा में भी ट डबल बार है, कट्टा में भी ड डबल बार है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वित व्यंजन। उसके बाद हम बात करें विसर्ग, तो विसर्ग का चिन्ह है दो डॉट और उसका उच्चारण होता है ह। और विसर्ग ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तत्सम शब्दों के लिए। तत्सम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द हमने हिंदी में लिए हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में जो शब्द यूज़ हुए हैं वो वैसे के वैसे जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तब हम उनको बोलेंगे तत्सम शब्द। और ऐसे शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है और उसका उच्चारण होता है ह। जैसे प्रातः, प्रायः, संभवतः, दो डॉट होते हैं लेकिन जब बोलते हैं तब ह का उच्चारण होगा। और लास्ट हमने देखा है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, और वर्ण विच्छेद का ज्ञान हमें भाषा की अशुद्धि से बचाता है। ठीक है, भाषा में जो अशुद्धि होती है, खास करके मात्रा की जो अशुद्धि है, वो अगर हमें वर्ण विच्छेद आता है तो वो अशुद्धि होने के चांस बहुत कम हैं। और यहाँ पे वर्ण विच्छेद के कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है और हमने लाइव लेक्चर में भी समझाया है। जैसे औसत, तो औ प्लस स जब हम लिखेंगे तो श प्लस अ प्लस ध प्लस अ, इस तरह से पूरा शब्द बनता है औसत। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पीरियड में इसके कुछ MCQ आप लोगों को दूंगी जो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और इसके नोट्स जो पार्ट 2 है वो भी मैं आपको कल भेज दूंगी जो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना होगा। धन्यवाद।